नमस्कार दोस्तों, तेजस जेट के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है और क्या इसे पूरी तरह से स्टेल्थी बनाना भी पॉसिबल है। ब्रह्मोस मिसाइल इतनी अच्छी है तो फिर रशिया इसे क्यों नहीं इस्तेमाल करता है, जबकि यह रशिया के सहयोग से ही बनाई गई है। जो ब्रह्मोस पाकिस्तान में जाकर गिरी है उसने कौन कौन से सवाल खड़े किए हैं और कैसे इस घटना ने भारत और पाकिस्तान दोनों की पोल खोल दी है। इसी तरह की लापरवाही से कैसे एक F-16 के परखच्चे उड़ गए थे और कैसे इसी तरह से मिली एक अमेरिकी मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में रशिया और चाइना कामयाब हो गए थे, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रामचरण जी का सवाल है कि क्या तेजस MK2 को स्टेल्थी बनाया जा सकता है। इसी तरह का एक और सवाल है कि क्या 2 इंजन वाले नेवल तेजस में मिसाइल्स के लिए इंटरनल बे बना सकते हैं। देखिए, तेजस फाइटर जेट की ज्यादातर बॉडी कंपोजिट मटेरियल की बनाई गई है जो मेटल की तरह रडार वेव्स को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। साथ ही यह काफी छोटे आकार का है, जिस कारण इसका रडार क्रॉस सेक्शन दूसरे 4th जनरेशन के फाइटर जेट जैसे MiG-29, JF-17 और F-16 के मुकाबले काफी कम है। रडार क्रॉस सेक्शन को कम रखने के लिए जिन टेक्नोलॉजीज और उपकरणों को राफेल में लगाया गया है वो सभी जल्दी ही तेजस में भी देखने को मिलेंगी। तेजस जेट के लिए रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग भी तैयार कर ली गई है। इससे तेजस को यह फायदा रहेगा कि यह JF-17 जैसे जेट्स को पहले डिटेक्ट कर लेगा और पहले BVR मिसाइल लॉन्च करके JF-17 को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन दोस्तों, तेजस 1A या तेजस MK2 कभी भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट वाली स्टेल्थ को हासिल नहीं कर सकता है। 5th जनरेशन के फाइटर जेट का डिजाइन अलग तरीके से बनाया जाता है। इसमें कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए। इस पर जो रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग लगाई जाती है वो कई खास जगहों पर तो कई इंच तक मोटी रखी जाती है। इसके सेंसर्स और ग्रेटर कंप्यूटिंग पावर के लिए ज्यादा जगह चाहिए। मिसाइल्स को इंटरनल बे में छुपाकर रखना पड़ेगा, यानी फ्यूजेलाज को रीडिजाइन करना पड़ता है ताकि फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाई जा सके, जिससे स्टेल्थी जेट की रेंज अच्छी खासी हो सके। इसी कारण स्टेल्थी जेट थोड़े भारी होते हैं। F-35 सिंगल इंजन का जरूर है, लेकिन इसका बिना मिसाइल्स के ही ग्रोस वेट 22,500 किलोग्राम है, जो हैवी वेट कैटेगरी के F-15 से भी ज्यादा है। F-15 का ग्रोस वेट 20,000 किलोग्राम है। बात अगर तेजस 1A या तेजस MK2 को पूरी तरह से स्टेल्थी बनाने की हो तो यह पॉसिबल नहीं है। इसे फिर से डिजाइन करना पड़ेगा और फिर यह लाइट वेट कैटेगरी या मीडियम वेट कैटेगरी का ना होकर सीधे हैवी वेट कैटेगरी में पहुंच जाएगा। तेजस MK2 के इंजन की थ्रस्ट सिर्फ 98 किलो न्यूटन है, जो इतने भारी हो चुके स्टेल्थी तेजस MK2 को उड़ा ही नहीं पाएगा। इसलिए हमारे इंजीनियर्स ने तेजस MK2 को स्टेल्थी बनाने की जगह एमका के रूप में कहीं ज्यादा बड़े और पावरफुल जेट पर काम करना शुरू किया, जो 2 इंजन का रहेगा। एमका की फर्स्ट फ्लाइट 2025 में हो जाएगी और इसका सीरियल प्रोडक्शन 2028 या 2029 में शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जो दूसरा सवाल था, यानी कि 2 इंजन वाले नेवल तेजस में मिसाइल्स के लिए इंटरनल बे बना सकते हैं। देखिए, बनाने को तो बना लेंगे, लेकिन उससे फ्यूल कैपेसिटी कम हो जाएगी और इसकी रेंज बहुत ही कम हो जाएगी। वैसे भी इंटरनल बे बना लेने के बाद भी इसका रडार क्रॉस सेक्शन ज्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि इसका डिजाइन स्टेल्थी नहीं बनाया गया है। विपुल गुप्ता जी का सवाल है कि रशियन नेवी ब्रह्मोस को इस्तेमाल क्यों नहीं करती है, जबकि यह तो बहुत अच्छी मिसाइल है। ऐसा ही सवाल यशराज जी का है। ब्रह्मोस को भारत और रशिया ने मिलकर तैयार किया है। ब्रह्मोस रशिया की P-800 पर बेस्ड है, जिसे रशिया इस्तेमाल करता है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। भारत P-800 या कहें याकोंट को नहीं खरीद सकता था। इसकी वजह थी MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का हिस्सा ना होना, यानी इस ग्रुप का हिस्सा नहीं होने के कारण भारत को 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल नहीं बेची जा सकती है। इसी कारण जो P-800 पर बेस्ड ब्रह्मोस बनाई गई थी उसकी रेंज सॉफ्टवेयर के जरिए 290 किलोमीटर तक सीमित कर दी गई थी। दोस्तों, जब रशिया के पास ब्रह्मोस से ज्यादा रेंज वाली P-800 पहले से मौजूद है तो उन्हें ब्रह्मोस की क्या आवश्यकता है।
साथ ही रशिया को अमेरिका और नेटो देशों से मुकाबले के लिए 300 किलोमीटर से कहीं ज्यादा रेंज वाली मिसाइल्स चाहिए होती हैं। ब्रह्मोस की स्पीड और एक्यूरेसी P-800 से ज्यादा है। भारत ने ब्रह्मोस की रेंज पहले 450 किलोमीटर तक बढ़ाई और उसके बाद 750 किलोमीटर तक की रेंज बढ़ाई जा चुकी है। इसी तरह की 750 किलोमीटर रेंज की ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल की सफल टेस्टिंग कर ली गई है। ब्रह्मोस में पहले रशियन कंपोनेंट ही होते थे, लेकिन अब इसके सीकर समेत कई कंपोनेंट को भारत में ही डेवलप किए गए कंपोनेंट के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। भारत ने तो 2 कदम और आगे बढ़ते हुए ब्रह्मोस के लैंड और शिप बेस्ड वेरिएंट के बाद एयर लॉन्च्ड वेरिएंट भी बना लिया है। रशिया ने सुखोई 30 MKI में ब्रह्मोस को इंटीग्रेट करने के लिए जो अमाउंट मांगी थी, उसके मात्र 2% में ही हमारे इंजीनियर्स ने इसको इंटीग्रेट करके दिखा दिया। इस एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस वेरिएंट की स्पीड भी बढ़ाई गई है और इसकी रेंज भी 800 किलोमीटर तक की जा रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक कमाल के ऐप के बारे में जानते हैं। अगर आपको अपनी पसंद की किताब को आंखें गड़ाए एक जगह पढ़ने की जगह साफ क्लियर आवाज में सुनने को मिल जाए तो कैसा रहेगा। इस कमाल के ऑनलाइन ऑडियो प्लेटफॉर्म के एक्सपीरियंस को आप तक लाया है पॉकेट FM। एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म है पॉकेट FM, जहां आप 1 लाख ओवर से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट को सुन सकते हैं अपनी पसंद की लैंग्वेज में। पॉकेट FM के साथ अपनी फेवरेट ऑडियो बुक को अपनी सहूलियत के हिसाब से पार्क में टहलते हुए, जिम में, कुकिंग करते समय या ड्राइविंग करते समय भी सुन सकते हैं। और तो और सीखने के साथ साथ आप पॉकेट FM डाउनलोड करके जीत सकते हैं iPhone 13। सही सुना, बस डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से पॉकेट FM ऐप डाउनलोड कीजिए, उनका कॉइन पैक खरीदिए और अनलिमिटेड ऑडियो कहानियां सुनिए। पॉकेट FM के बिग पॉकेट सरप्राइज फेस्ट में 49 रुपीज या इससे अधिक के कॉइन परचेज पर पाएं गारंटीड गिफ्ट, जैसे स्मार्ट वॉच, हेडफोन्स और ब्रांड न्यू iPhone 13। जल्दी कीजिए, ऑफर सिर्फ 14 से 31 मार्च तक है। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन में जबरदस्त लड़ाई चल रही है और दोनों देश एक दूसरे को स्ट्रेटेजी बनाकर हराने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं स्ट्रेटेजीज के सबसे महान एक्सपर्ट चाणक्य ने दुश्मन पर विजय पाने, शासन चलाने और लोगों की परख करने के लिए क्या तरीके बताए हैं, ये भी आप पॉकेट FM पर मौजूद चाणक्य ऑडियो बुक के माध्यम से जान सकते हैं। क्या थी चाणक्य नीति और चाणक्य की कौन सी प्रतिज्ञा थी जिसने भारतवर्ष का स्वरूप ही बदल दिया, ये जानने के लिए पॉकेट FM पर आज ही सुने आचार्य चाणक्य की जीवन गाथा। चंद्रकांता की रहस्यमय कहानी हो या छत्रपति शिवाजी महाराज के अदम्य साहस और वीरता की कहानी, ये सब कुछ मिलता है आपको पॉकेट FM पर। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप को और अपने मन और मस्तिष्क को दीजिए अपनी फेवरेट ऑडियो बुक का टॉनिक। दोस्तों, वापस आते हैं अपने सवाल पर। दोस्तों, ये कहना कि रशिया ब्रह्मोस को इस्तेमाल नहीं करता है, ये गलत है, बल्कि सही स्टेटमेंट ये है कि रशिया ब्रह्मोस को ही पहले से ही P-800 के नाम से इस्तेमाल करता आया है। जहां तक स्पीड की बात है तो रशिया के पास तो जिरकोन जैसी हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स भी मौजूद हैं। ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े कुछ और सवाल भी हैं। गोपाल वर्मा जी का सवाल है कि पाकिस्तान में फायर हुई मिसाइल के क्या रीजन होंगे। देखिए, भारत की तरफ से पहले ही स्टेटमेंट दी जा चुकी है कि ये एक एक्सीडेंटल लॉन्च था जो मेंटेनेंस वर्क के दौरान हुआ। मेंटेनेंस के काम के दौरान कभी कभी गलती से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। ऐसी ही एक घटना बेल्जियम में 2018 में हुई थी, जब एक F-16 की मेंटेनेंस के दौरान इसकी कैनन मशीन को बाहर निकाला गया था। मैकेनिक ने गलती से इसे ऑन कर दिया और इसने कुछ ही सेकंड्स में सामने खड़े एक F-16 के परखच्चे उड़ा दिए थे। भारत में भी ब्रह्मोस मिसाइल के मेंटेनेंस क्रू के द्वारा इसी तरह की गलती की गई है। पाकिस्तान की तरफ तैनात इन ब्रह्मोस बैटरीज से एक्सीडेंटली लॉन्च हुई एक ब्रह्मोस मिसाइल लगभग 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पाकिस्तान में लगभग 124 किलोमीटर अंदर घुसी और फिर फ्यूल खत्म होने पर जमीन से तेज रफ्तार के साथ टकराकर पूरी तरह से डैमेज हो गई। दोस्तों, सामान्य तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल में जो 300 किलोग्राम का पेलोड होता है वो इस मिसाइल में नहीं था और इसीलिए इसकी वजह से कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह जानबूझकर लॉन्च की गई थी ताकि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की काबिलियत चेक कर सकें। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो इस ब्रह्मोस को पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे
टारगेट को ही लॉक करके लॉन्च किया जाता, और वो भी पेलोड के साथ। पाकिस्तान के पास कहने को तो चाइना से लिए गए HQ-9 और HQ-16 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, लेकिन इन्होंने ना ही इस बार ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट किया और ना ही बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय मिराज 2000 फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट किया था। जाहिर सी बात है, इससे इन चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम की काबिलियत पर सवाल उठेंगे ही, और कई पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट भी ये सवाल पूछ रहे हैं। कमाल की बात देखिए कि एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने तो लोगों के हवाले से यह खबर दी थी कि एक छोटा प्राइवेट जेट क्रैश हुआ है। जब पाकिस्तानी आर्मी के लोग वहां पहुंचे और चेक किया, तब 2 दिन बाद पाकिस्तानी आर्मी अनाउंस करती है कि एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट भारत की तरफ से आई थी, जो एक मिसाइल जैसी लग रही थी। जब पाकिस्तान से 2 दिन तक कोई बयान नहीं आया, तो भारत ने भी कोई खुलासा नहीं किया। 2 दिन बाद ही इस तरह के एक्सीडेंटल लॉन्च की बात सामने रखी गई। यह ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की तैयारियों को चेक करने के लिए लॉन्च की गई थी या नहीं, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पहले भी भारत MiG-25 के जरिए पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस, मिसाइल लोकेशंस आदि की जासूसी करता आया है। MiG-25 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकते थे और ये 80,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी जाने की काबिलियत रखते थे। पाकिस्तान अक्सर MiG-25 को ट्रैक कर लेता था, लेकिन इन्हें इंटरसेप्ट करने की काबिलियत पाकिस्तान के पास नहीं थी। उनके F-16 ना ही MiG-25 जितना तेज उड़ सकते थे और ना ही उनमें 80,000 फीट तक उड़ने की काबिलियत थी। इसी कारण पाकिस्तान की तरफ से भारत के MiG-25 के पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुस आने की बात वहां की पब्लिक और मीडिया चैनल्स तक नहीं पहुंचने दी जाती थी। जब एक MiG-25 के पायलट ने जानबूझकर मैक 1 की स्पीड से ज्यादा तेज गति से उड़ने पर होने वाली सोनिक बूम जनरेट की, तब जाकर वहां के लोगों को MiG-25 की मौजूदगी का एहसास हुआ। अंकुर जी का सवाल है कि क्या जो ब्रह्मोस पाकिस्तान में गिरी, पाकिस्तान उसकी कॉपी बना सकता है? देखिए, मिसाइल के सबसे जरूरी पार्ट्स की बात करें तो यह है उसका सीकर और उसका इंजन। ये दोनों ही इतनी तेज गति से जमीन से टकराने के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसकी कॉपी बना पाना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसी तरह से अमेरिकी एयर टू एयर मिसाइल की कॉपी रशिया और चाइना ने जरूर बना ली थी। 1958 में चाइना ने रशिया से लिए गए MiG-17 जेट्स के साथ ताइवान पर अटैक किया। ताइवान के पास अमेरिका से लिए सेबर जेट्स थे। इनसे AIM-9 मिसाइल को लॉन्च करके कई MiG-17 को डिस्ट्रॉय किया गया था, लेकिन एक AIM-9 मिसाइल MiG-17 के फ्यूसेलाज में जाकर धंस गई, लेकिन फटी नहीं। जैसे तैसे यह MiG-17 चाइना में लैंड कर पाया। तुरंत फ्यूसेलाज में फंसी इस सही सलामत मिसाइल को सोवियत यूनियन तक पहुंचा दिया गया, जहां इसकी एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर ली गई। फिर इसी कॉपीड मिसाइल को ना सिर्फ सोवियत यूनियन ने अपने जेट्स में लगाया, बल्कि इसे चाइना समेत काफी सारे देशों को बेचकर खूब पैसे भी कमाए। दोस्तों, बात ब्रह्मोस की करें तो भारत को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और मेंटेनेंस के दौरान के प्रोसीजर को फुल प्रूफ बनाना चाहिए। इस तरह के एक्सीडेंटल लॉन्च से दोनों देशों के बीच लड़ाई भी शुरू हो सकती थी। अगर यह मिसाइल पाकिस्तान की तरफ ना जाकर न्यू दिल्ली में आकर गिरी होती, तो भी क्या हमारा मीडिया इसे इतना लाइटली लेता? जवाब आप सभी जानते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।